हेलो बच्चों, होपफुली आप सब कोई मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपका एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बढ़िया से अच्छा तरीके से चल रहा होगा। तो लाइव क्लासेस हो नहीं पा रहा था, कुछ रीज़न्स था, मैं कहीं गया हुआ था। बट आज से जितनी तारीख को भी केमिस्ट्री है उसके पहले कुछ ना कुछ हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए 30 क्वेश्चंस टारगेट किया गया है कि 30 क्वेश्चंस करना है कंप्लीट। होपफुली वो टाइमली हम लोग कर पाएँ उस चीज़ को। तो आज जो बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है, एक एक मार्क कंटेन करके होता है, उसके ऊपर में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने की वजह से होगा क्या लाइक एक एक क्वेश्चन के ऊपर कुछ कुछ बेसिक थिंग्स होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ओके, तो बिना ज़्यादा समय गवाए हुए डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ये मैं जो करवाने वाला हूँ अभी, ये वीके के बुक से है। जो एमसीक्यू सेक्शन है वहाँ का सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ओके, सो पहला क्वेश्चन है that the overall rate of the reaction which has the rate expression, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन बोला जा रहा है कि R इक्वल्स टू के ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 3/2। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में, सेट ए में आया है। ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो सिंपली हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को निकालने के लिए जो इम्पॉर्टेंट लॉ है दैट इज़ द रेट लॉ। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये भी रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया गया है। एंड वी नो इफ वी ऐड द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स वी गेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2। अगर ऐड करते हैं तो 2, यहाँ पे 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4/2 दैट इक्वल्स टू 2। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए में है 1, 2, 3 और 0 है। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी का करेक्ट होगा। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। ओके, सो इसके बाद ये पहला क्वेश्चन है। मैं हो सकेगा तो ये जो क्वेश्चंस होगा इसका पीडीएफ बना के मैं ग्रुप वगैरह में भेज दूँ इंडिविजुअली, ताकि जिनके पास है वो तो ठीक है, जिनके पास नहीं भी है उनको भी ये क्वेश्चन विथ ऑप्शंस मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, और मैं सोच रहा हूँ कि एक टेलीग्राम में एक ग्रुप भी है, उसमें भी ये पीडीएफ अपलोड कर दूँ ताकि कोई भी हो, ठीक है, ये यूट्यूब के माध्यम से अगर कोई भी देख पा रहा है इसको, मेरा स्टूडेंट हो ना हो, अगर उस तक ये वीडियो जा पा रहा है तो ये पीडीएफ उसको एक्सेसिबल होगा। और हो सकता है तो मैं उसका लिंक वगैरह जो भी होगा, जो चैनल होगा टेलीग्राम में, उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज। इथाइल एसीटेट को अगर एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो कौन से ऑर्डर का होगा। ऑप्शंस है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर पूछ रहा है आपसे, है ना। और ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंट 2010 में भी आया था, 2015 में भी आया था, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इथाइल एसीटेट जो होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है ना, CH3 बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, C2H5 है। अब इसको क्या करना, हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलिसिस का मतलब सबको पता है कि वाटर के साथ में ट्रीटमेंट करना अपन को। एंड एसिड हाइड्रोलिसिस है, इसका मतलब ये जो है ये रिएक्शन H+ के प्रेजेंस में होगा, एसिड के प्रेजेंस में होगा। और जब भी ये रिएक्शन होगा याद रखिए कि ये जो है ये एक ईस्टर है और ये वाटर है। अब इसके वजह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है ना, एसिटिक एसिड मिलेगा। बाकी ये जो C2H5 का पार्ट है इससे आपका C2H5OH बनेगा। तो ये है टोटल केमिकल रिएक्शन जो क्वेश्चन में दिया गया है। और इसका ऑर्डर याद रखिए, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर इसका मतलब ये जो है आपका, इसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, तो इसका अमाउंट रेट को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो
तो रेट सिर्फ किसके वजह से इम्पैक्ट होगा, सिर्फ इस ईस्टर के वजह से इम्पैक्ट होगा। और एक्सपेरिमेंटल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेटा, राइट। सो वी कैन से दैट R इज इक्वल्स टू K एंड ईस्टर जो है आपका इथाइल एसीटेट C2H5OH का पावर 1 होगा। तो ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। कभी कभार ऑप्शंस में फर्स्ट ऑर्डर दिया होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर दिया होता है और सेकेंड एंड थर्ड दिया होगा, तो वहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर नहीं करना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स और एक का अमाउंट जो है वो काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट्स वाई। ठीक है, होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही साथ एक और रिएक्शन जो इसके साथ में ही मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है, ये तो आपका था एसिड हाइड्रोलिसिस। एक होता है आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो इसका भी थोड़ा सा नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। बेसिक हाइड्रोलिसिस, तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में करना क्या है, चीज़ वही होगा आपका ईस्टर ही मान लीजिए यहाँ पे लेना है C2H5 मतलब CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 है ना। तो इसको क्या करना है, NaOH के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करना है। अगर NaOH के प्रेजेंस में ट्रीटमेंट करना होगा तो देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा। सबसे पहले ये NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेगा, ये एसिड जो अपन का यहाँ निकल रहा था, ये एसिड नहीं निकल के वो सॉल्ट निकलेगा CH3COOONA। देखिए ऑब्वियस सा बात है कि अगर एसिड यहाँ से निकलता भी है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है मतलब वाटर का प्रेजेंस ऑब्वियस है, तो अगर यहाँ पे एसिड निकलेगा भी तो वो एसिड क्या करेगा, ये बेस के साथ ट्रीटमेंट करेगा और एसिड और बेस जब मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सॉल्ट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड मिलेगा। बाकी बाय प्रोडक्ट आप जानते हो कि एक इथाइल अल्कोहल मिलेगा। तो इस रिएक्शन में जो ऑर्डर होना चाहिए आपका वो 1 + 1 = 2 होना चाहिए। तो क्वेश्चन करते समय अगर एसिड हाइड्रोलिसिस आता है या बेसिक हाइड्रोलिसिस आता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। होपफुली इतना आपका क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं। ओके, होपफुली ये सब लिख चुके होंगे आप, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका जब वीडियो आप चला रहे हो। ओके, इसके बाद जो है थर्ड रिएक्शन देखते हैं अपन। ये थर्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहला जो रिएक्शन दिया गया है ऑप्शंस में, ऑप्शन 1 में है CH3COO C2H5 gives 2CH3COOH plus C2H5OH। तो ये तो अभी देखें, ये आपका जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभी जस्ट देखें इसको। उसके बाद ऑप्शन बी में दिया गया है H2 + Cl2 gives you 2HCl। तो देखिए ये जो एक रिएक्शन है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है। अगर लाइट का प्रेजेंस नहीं होगा तो आप इसका जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाते चलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जो पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, मैं केमिकल काइनेटिक्स का भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ओके, मेरे जो आपका जो चैनल है आपका टेलीग्राम में, उसमें अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे रिएक्शंस है। जीरो ऑर्डर का कुछ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, ऐसे करके कुछ रिएक्शंस को याद रखना पड़ेगा। बिकॉज ये जो ऑर्डर है ये डायरेक्टली रिएक्शन को देख के नहीं पता चलेगा, दिस इज एक्सपेरिमेंटल थिंग। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चलने वाला है। तो अपन तो एक्सपेरिमेंट करके चेक नहीं कर सकते हैं कि इसका क्या ऑर्डर है। तो वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। तो याद रखिए कि ये लाइट के प्रेजेंस में होता है ना। तो इसके वजह से अगर लाइट का एब्सेंस होगा और ये इसका कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ाते जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेट चेंज नहीं होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद एक रिएक्शन दिया गया है 2NO + O2 गिव्स यू 2NO2। ये जो ऑर्डर है इसका, ये भी आप देखिएगा मिल जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर का है। मतलब इसका 2 और इसका 1 मिला के थर्ड ऑर्डर हो जाएगा।
और ऑप्शन डी है आपका CH3COO C2H5 NaOH। अभी जस्ट बताए हैं इसका अभी जस्ट यहाँ पे रिएक्शन करवाए थे बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का। इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। तो होपफुली ये सारा चीज़ क्लियर होगा आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है, मैं इसको करेक्टिफाई करके बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ आयोडीन है 1 to the power 128 लिखा गया था, बट दैट इज आयोडीन। यहाँ एक्चुअली ये क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ आयोडीन बोला जा रहा है यहाँ पे, कि अगर आयोडीन के केस में, आयोडीन के लिए अगर उसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है और तब इसका T½ जो है वो आपका 25 मिनट बताया जा रहा है ना। और बोला जा रहा है कि कितना अमाउंट बच जाएगा, द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 50 मिनट्स, 50 मिनट के बाद में कितना अमाउंट आयोडीन का बच जाएगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले याद रखना है यहाँ पे कि जितना भी रेडियो एक्टिव डीके वगैरह होगा उसको अपन क्या लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लेंगे। ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब जितना भी रेट काइनेटिक्स पढ़े हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो सारा यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जो भी इक्वेशंस वगैरह पढ़े हैं, चाहे वो रेट कांस्टेंट के लिए पढ़े हों, चाहे हाफ लाइफ पीरियड के लिए पढ़े हों, सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट, कितना अमाउंट बच जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में। तो ले लेते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए कि ए अमाउंट था, ठीक है। अब 25 मिनट आपका हाफ लाइफ पीरियड बताया जा रहा है, तो 50 मिनट के बाद में कितना कंसंट्रेशन बचा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए लेंदी प्रोसेस हो सकता है, मैं शॉर्टकट प्रोसेस में बताऊंगा कैसे। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो हाफ लाइफ सॉरी आपका रेट कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका एक्सप्रेशन अगर याद हो तो 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे सपोज टी का एक्सप्रेशन निकालना है तो टी इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग अगेन इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन है। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या किया जाए, T½ किया जाए, तो क्या हो जाएगा 2.303 बाई के ही होगा लॉग। अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन तो ऊपर होगा लेकिन नीचे का फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। T½ है, समय T½ है। जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन A0 था, जब आधा समय आया तो ऑब्वियस सा बात है कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो A/2 हो गया। तो अगर मैं देखूं तो T½ इक्वल्स टू 2.303 बाई के, A0 कैंसिल आउट होगा, बचा क्या log 2। इसका मतलब T½ इक्वल्स टू 2.303 और इसका वैल्यू 0.3010 होता है। अगर सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वी विल गेट 0.693 बाई के, ये अमाउंट आ जाने का है। तो इस T½ से पता क्या चलता है कि ये T½ जो है आपका ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये सिर्फ रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मैं बोलूँ एक रिएक्शन है, मान लीजिए कि इनिशियली ए से हुआ और ये A/2 में, या फिर स्मॉल a ही लेते हैं, और A/2 में कन्वर्ट हो गया, तो जो हाफ लाइफ पीरियड होगा उसको हाफ लाइफ बोलेंगे, T½ बोलेंगे। अगेन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि A/2 फिर से कन्वर्ट होगा, उसका आधा A/2 का आधा, या फिर इसको बोल सकते हैं A/4 में कन्वर्ट होगा। तो ये भी जैसे कि A से लेके A/2 कन्वर्ट होने के लिए जितना समय लगा वो T½ बोले, तो A/2 बाई A/4 में जब कन्वर्ट होगा वो भी तो एक हाफ लाइफ पीरियड है। अच्छा, इसका मतलब ये है इस हाफ लाइफ पीरियड के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर बात किया जाए तो T½ जो है
वो रेट कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो चेंज नहीं होगा। आर्हेनियस इक्वेशन बताता है ना, वो टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करता है, और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो के का वैल्यू थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे A कन्वर्ट्स टू A/2, इसका मतलब अगर ये T12 होता है तो इसको T12 ले सकते हैं, अलग अलग हाफ लाइफ पीरियड। तो डोंट यू थिंक कि T12 जितना होगा T12 का वैल्यू उतना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो T12 है ये यहाँ पे तो A है और यहाँ पे तो A/2 है। बोथ ये सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पे भी रेट कांस्टेंट K है और यहाँ पे ये कन्वर्जन के समय भी रेट कांस्टेंट K है। और T12 का वैल्यू क्या, 0.693/K। तो चेंज होगा क्या, वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जितना भी हाफ लाइफ पीरियड होगा सारा का वैल्यू सेम होगा, चाहे हाफ लाइफ पीरियड 1 हो, चाहे हाफ लाइफ पीरियड 2 हो, चाहे हाफ लाइफ पीरियड 3 हो, चाहे 4 हो, जितना भी हाफ लाइफ पीरियड होगा सबका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अभी पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड पहले का कितना है, 25 मिनट बताया जा रहा है। कितना बताया जा रहा है, 25 मिनट। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये जब A से लेके A/2 में होगा तो ये 25 मिनट हुआ होगा। तो ये वाला जब A/2 से लेके A/4 होगा तो ऑब्वियस बात है ये 50 मिनट होगा, क्योंकि टाइम सेम है, 25 ही लग रहा है, 25 + 25 50। तो बचा क्या, A/4 बच रहा है ना। इसका मतलब कितना कंसंट्रेशन, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन A में 1/2, ऑप्शन B में 1/4, ऑप्शन C में 1/3, ऑप्शन D में 1/8। तो करेक्ट आंसर विल बी 1/8। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार रिपीट मार लीजिएगा, है ना, वो बैक वाले बटन दबा के ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। होपफुली आप लोगों का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा, सभी चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे आप लोग, हाँ। और केमिस्ट्री के लिए आपके पास में टाइम है तो बढ़िया से कीजिए, शायद फिजिक्स के बाद ही है, तो बढ़िया से आइए, रेस्ट वेस्ट कीजिए एग्ज़ाम के बाद में, फिर एकदम केमिस्ट्री का तैयारी में लग जाइए। जितना भी वीडियोस अपलोड होगा वो सारे वीडियोस को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि काफ़ी दिन पहले ये सब क्लासेस में पढ़ाया गया था। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका फिर से आ जाना है, और एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गया तो एग्ज़ाम में आराम से आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ओके, सो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कंज्यूम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गिव्स B, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें A B देता है, A गिव्स यू B, और K इज़ द रेट कांस्टेंट, इसमें रेट कांस्टेंट क्या है, K है, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कितना है, 0.5 मोल्स पर लीटर। कैपिटल M का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, मोलारिटी, है ना। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर पहले ही बता दिया गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T12 है अभी जस्ट बताया गया, T12 0.693 बाय कितना होगा, K होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको पता है। अब यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई काम है, इनिशियल कंसंट्रेशन जितना भी हो, हाँ, XYZ फलना ढिमका कुछ भी हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन का जगह ही नहीं है कि नहीं। इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है कि T12 का एक्सप्रेशन इतना होगा। तो जो कि आपका ऑप्शन जो अलग अलग दिया गया है उसमें पहले ऑप्शन में 0.639, अच्छा 693, ये पहला ऑप्शन ही होगा आपका ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो शायद से, 0.639 लिखा गया, 93/K होगा ऑप्शन 1। बाकी जो भी ऑप्शन है वो कट आउट कर देना, है ना। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, होपफुली समझ आ रहा होगा आप लोगों को, फीडबैक दे सकते हैं।
75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका 75% 32 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जो 50% ऑफ द रिएक्शन है वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए अब इसके लिए सीधा सा लॉजिक लगाना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना। फर्स्ट ऑर्डर बोला जा रहा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जान रहे हो कि T12 जितना होगा T12 उतना ही होगा और T13 उतना ही होगा एंड सो ऑन। अगर बोला जा रहा है कि T50% कितना होना चाहिए, मतलब सब इक्वल है। अब मान लीजिए जैसे कि 0 से 50 गया तो 50 से 75 जाएगा, है ना, इसका आधा हुआ ना। तो ये वाला जब होगा 0 to 50, 0 to 75, है ना। एक मिनट, 0 to इनिशियल कंसंट्रेशन A से लेके A/2 जाएगा। अच्छा ठीक है, A गिव्स यू B, टाइम पीरियड जब 0 है इसका कंसंट्रेशन A, इसका कंसंट्रेशन 0। जब टाइम 50% है तो ये वाले का कंसंट्रेशन A/2, इसका भी कंसंट्रेशन A/2। और जब टाइम 75% हुआ तो उस समय ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे 75% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 75% कंप्लीट हो चुका, इधर जाएगा। परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 75% डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज हटा देना है। कितना हो जाएगा, 25 से ले जाएंगे 3/4, तो यहाँ जो बचेगा वो 3A/4 प्रोड्यूस हो चुका। बचा कितना है, तो ऑब्वियस है A से माइनस करेंगे, A माइनस 3A/4, तो कितना हो गया A/4। यहाँ जो बचा है वो A/4 है। बोला जा रहा है कि A से लेके A/4 में कन्वर्ट होने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 32 मिनट। कितना लग रहा है, 32 मिनट लग रहा है। तो ऑब्वियसली इसका आधा आधा हो रहा है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ। तो ये टोटल अगर पीरियड 32 है तो ये ऑब्वियसली ये होगा 16 और ये होगा 16। ऑब्वियस सा बात है। इसका मतलब क्या, T75% या फिर T50% इज इक्वल्स टू T75% डिवाइडेड बाय 2, या फिर 2 टाइम्स, या फिर बोल सकते हैं T75 इक्वल टू 2 टाइम्स T50%। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, बढ़ते चला जाएगा। तो आंसर में ऑप्शंस है आपका, एक है 24, एक है 16, एक है 8 और एक है 22। तो आंसर विल बी 16, है ना। ऑब्वियस बात है, हर हाफ लाइफ पीरियड A से A/2 देख रहे हैं। 75% में कितना है, A/4। अभी देख रहे थे 2 का स्क्वायर, ये देखिए आधा आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से A से A/4 में कन्वर्ट होने के लिए 32 मिनट का समय लगा। तो डोंट यू थिंक A से A/2 में कन्वर्ट होने के लिए 16 मिनट का टाइम लगेगा। इसका मतलब T75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स T50, 2 टाइम्स T50। होपफुली ये क्लियर हो चुका होगा आपको। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। हाफ लाइफ पीरियड किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ पीरियड, मतलब T12 बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बात सच है क्या, अगर इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो T12 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करता है क्या, गलत बात है बिल्कुल भी। हाँ, T12 जान रहे हैं, अभी जस्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के निकाले थे, 0.693 बाय आपका कितना K, है ना।
तो ये एक्सप्रेशन निकालें तो कहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन वो डिपेंड कर रहा है। पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि हाफ ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये टी हाफ जो होगा वो हाफ रेट कांस्टेंट के आधा होगा। ये बात सही है क्या? ये बात भी गलत है। रेट कांस्टेंट का आधा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका सेम फॉर ऑल द रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड हर रिएक्शन के लिए सेम कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। अलग अलग रिएक्शन होंगे, अलग अलग उनका कंसंट्रेशन होगा, हाँ, अलग अलग रिएक्टेंट्स का रेट अलग अलग होगा, तो ऑब्वियस सा बात है हाफ लाइफ पीरियड भी अलग अलग होगा। ऑप्शन डी जो है आपका वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए ऑप्शन डी जो होगा इंडिपेंडेंट है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन बोल रहा है टी हाफ डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। एकदम सही बात। यहाँ पे तो ए नॉट है ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये सही है। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। होपफुली समझ आ रहा होगा आपको। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स यू 2C। ओके, तो एक रेट लॉ है, रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन 2A प्लस B गिव्स यू 2C इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया गया है R इक्वल्स टू K A टू द पावर 2 एंड B। और बोला जा रहा है कि A को बहुत एक्सेस में लिया जाए। इफ़ A इज टेकन इन लार्ज एक्सेस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तब ऑर्डर क्या होगा पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हुआ था जहाँ पे बताया जा रहा था कि वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लिया गया था, इसके वजह से रेट के ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज दैट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस। यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि भैया ये एक रिएक्शन है और रेट का एक्सप्रेशन ये है, इसका मतलब ये बात है कि ए के विथ रेस्पेक्ट ऑर्डर 2 है और बी के विथ रेस्पेक्ट ऑर्डर 1 है। लेकिन ये भी बोला गया कि ए को बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिया गया है, तो ए का अमाउंट अब रेट के ऊपर, मतलब ए का अमाउंट की वजह से रेट वैरी नहीं करेगा, और इसके वजह से ये जो ऑर्डर होगा, ये जो रेट होगा, सिर्फ और सिर्फ बी के ऊपर डिपेंड करेगा, और ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अगर एक्सेस नहीं होता तब बोल सकते थे कि 2 + 1 = 3 होता, लेकिन ए क्या है, एक्सेस अमाउंट में, लार्ज एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए ऑर्डर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 1, 2, 3 एंड 0 लिखा गया, तो ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। होपफुली क्लियर है। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। काफ़ी सारा क्वेश्चंस है ना, और सबको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा समय लगता है। देन 10th नंबर क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट फॉर ए रिएक्शन टू ऑकर इज। ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट फॉर रिएक्शन ऑकर्स इज, मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट फॉर ए रिएक्शन, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास में होना चाहिए ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो सके, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फ्री एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, ये आपका रिएक्टेंट ए है और ये आपका, मान लीजिए ये दो, मैं ग्राफ करके बता देता हूँ आपको, है ना, ये ए है और ये मान लीजिए बी है। तो दो केसेस है, एक केस ये, अच्छा ये जो यहाँ पे मैं डॉट 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 करके दिखा दे रहा हूँ, ये जो है बी का एनर्जी है और ये ए का एनर्जी है। ये जो एनर्जी गैप होता है इसको हीट ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, है ना, और ये जो है ए और ये बी है, ये वाला भी हीट ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि एक केस में ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों में ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बी का एनर्जी थोड़ा सा ऊपर में है ना। तो ये जो रिएक्शन, इसका मतलब ए में जितना भी एनर्जी होगा इसमें कुछ ना कुछ
ऐड किया गया होगा, कुछ एनर्जी ऐड किया होगा, तब जाके बी का एनर्जी निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल एक ग्राफ है। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक का रिएक्शन है ना। ए का एनर्जी जितना भी होगा उससे भैया कुछ घटाना पड़ेगा तब जाके नीचे आएगा, तो बी का एनर्जी कम होगा। इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हुआ वो रिलीज हो गया है ना। दैट्स वाई दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो देख रहे हैं आप, ये जीरो लेवल है, और ये जो लेवल देख रहे हैं आप, ये जो रिएक्टेंट ए है ये बी में कन्वर्ट होना चाहता है। ए वॉन्ट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू बी। तो अगर ए को बी में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सा बात है मुझे ये पाथ को फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर नहीं करते, मान लीजिए ए का एनर्जी बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाएं तो भी वो बी में कन्वर्ट नहीं होगा, फिर थोड़ा बढ़ाएं फिर भी वो कन्वर्ट नहीं होगा, फिर थोड़ा बढ़ाएं फिर भी कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक ये इस एनर्जी लेवल में नहीं पहुंच जाता। और ये जो एनर्जी लेवल है इसी को अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो मिनिमम एनर्जी इतना तक पहुंचना चाहिए तभी जाके ए बी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि आपको अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो 100 में 30 या फिर 33 तो लेके आना पड़ेगा तभी जाके पास होइएगा। अगर उससे कम आता है, आपका 1 मार्क भी कम आता है, तो ऑब्वियसली आप फेल के कैटेगरी में चले जाइएगा। तो ए से बी में कन्वर्ट होने के लिए ये एनर्जी लेवल को टच करना होगा, और यहाँ से लेके ए का एनर्जी, रिएक्टेंट का एनर्जी से लेके थ्रेशोल्ड तक पहुँचाने के लिए आप जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। होपफुली ये चीज़ क्लियर होगा। तो कभी कभार रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में देखिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतना हुआ, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन जब होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियस सा बात है इतना हो जाएगा। थ्रेशोल्ड ये जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये जो पूछा गया मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट फॉर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के अंदर होता है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो ऊपर होगा, थोड़ा सा कंटेन करेगा। एंडो मतलब एंटर करना, एनर्जी एंटर करेगा। जब एनर्जी एंटर करेगा ए में तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट आएगा उसका एनर्जी बढ़ चुका होगा। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी निकलना है, मतलब ए का एनर्जी जितना भी होगा प्रोडक्ट आते आते उसका एनर्जी घट जाएगा। होपफुली ये भी क्लियर होगा आपको। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको कि द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या ऑल ऑफ द अबव के ऊपर डिपेंड करता है? तो बात ये है कि ये सारे के ऊपर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता ही होता है। कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, और एक बात मैं बता दूं कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कैटलिस्ट जब भी यूज़ करते हैं तो करता क्या है ये कैटलिस्ट, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी देख रहे हैं आप, ये कुछ नहीं करता है, ये थ्रेशोल्ड लेवल को आइदर घटा देगा नहीं तो बढ़ा देगा। कैटलिस्ट का इतना काम होता है बस। वो क्या करेगा, थ्रेशोल्ड को आइदर घटाएगा नहीं तो बढ़ाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे, मान लीजिए ऐसा करके एक रिएक्शन है, और ये जो है ये जो है एक थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या है ये? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसको ETH के थ्रू डिनोट कर देते हैं। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो है, इसको फास्ट करना है एकदम, है ना। तो वी हैव टू यूज़ द पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या यूज़ करेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। और पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को जल्दी से ए से बी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये है, वो क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करेगा, बोलेगा अच्छा ए को बी यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, मैं क्या करता हूँ कि मैं थ्रेशोल्ड को ही घटा देता हूँ। यहाँ पे कर देगा तो रिएक्टेंट आराम से एकदम जाके बी में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी कन्वर्ट किया कि नहीं किया। ऑब्वियस सा बात है, आपका पास मार्क 30 है या फिर 33 है, आपका पास मार्क 15 कर दिया जाए तो आपका तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ना, सीधा सा बात है। तो ऑब्वियस सा बात है,
कि यहाँ पे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड जो होता है उसको घटा देता है। और मान लीजिए कुछ रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो रहा है, बहुत क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, उसको स्लो करना है, तो क्या करेगा कैटलिस्ट, बोलेगा अच्छा ऐसा बात है, एक काम करते हैं थ्रेशोल्ड को बढ़ा दो ना भाई। थ्रेशोल्ड को बढ़ा देने की वजह से क्या होगा, ए अब धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचेगा, तब ना जाके बी में कन्वर्ट होगा। मैं बोल चुका हूँ जहाँ तक थ्रेशोल्ड होगा, अगर वहाँ तक एक रिएक्टेंट का एनर्जी नहीं पहुँचता तब तक वो बी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ए यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा, और यहाँ के लिए जो यूज़ करेंगे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। इस तरीके से रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करता है। तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटलिस्ट भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। ऑब्वियस सा बात है, एक रिएक्टेंट है उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या फिर कम है, अगर जिसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा उसका रेट ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगा, और जिस रिएक्टेंट का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उसका ज़्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगा। क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने में समय लगेगा, और जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना रेट ऑफ द रिएक्शन घट जाएगा। होपफुली क्लियर होगा। तो ऑल ऑफ द अबव, आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका है क्या 12th नंबर क्वेश्चन, ये 11th खत्म हुआ, ये आपका 12th नंबर क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। होपफुली ये सबको पता होगा, फिर भी मैं डिस्कशन कर दूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए बी दे रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको पता है कि आर जो होता है वो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और उसका पावर भैया जीरो है। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के नॉट ए टू द पावर जीरो का मतलब क्या था, 1 हो जाता है। इसका मतलब आर का जो यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होगा। आप जानते हैं आर इक्वल्स टू क्या, रेट मतलब क्या था, कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल बाय लीटर, और टाइम को सेकंड के हिसाब से ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ऑब्वियस सा बात है आर इक्वल्स टू के नॉट है, मतलब आर का जो यूनिट होगा के नॉट का यूनिट भी वही होगा। क्लियर है ये बात। ओके, थोड़ा पानी पी लूँ। जो लोग मुझे क्लास में देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं थोड़ा सा ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो फिर आप जानते हैं ए गिव्स यू बी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 है, तो आर इक्वल्स टू के 1 ए। अच्छा, अब देखते हैं के इक्वल्स टू या फिर के 1 इक्वल्स टू आर बाई ए, है ना। अब आर का जो यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है, और कंसंट्रेशन ए का कंसंट्रेशन ये डब्बा का अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब क्या कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स कैंसल आउट, बच गया क्या, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो के का रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा दैट विल बी योर सेकेंड इनवर्स। होपफुली क्लियर है ये चीज़ भी। ओके, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। जो भी भूल गए होंगे आप, वो सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जा रहा होगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ में कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ आपका, जो कि बेनिफिशियल होगा आपके लिए। उसके बाद है आपका हाइपोथेटिकल रिएक्शन 3A गिव्स यू 2B। एक रिएक्शन है जो 3A 2B देता है। द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे दिया जाए, तो आप जानते हैं ये पहला स्टार्टिंग क्लास में ही पढ़ाई होता है आप लोगों का कि रेट ऑफ द रिएक्शन ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट, ये जो कोफिशिएंट है इसको भैया आप डिवाइड कर दीजिए 1/3 कर दीजिए। और अब रेट ऑब्वियस सा बात है ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को क्या करते हैं, माइनस में करते हैं। क्यों माइनस में करते हैं, जिनको नहीं पता हो, रेट का मतलब क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल
इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो रिएक्टेंट के लिए जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा, मान लीजिए ए है, तो ए से तो थोड़ा सा कम होगा ये चीज़, तो फाइनल ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो छोटा वैल्यू, आपका छोटा वैल्यू माइनस बड़ा वैल्यू होगा, तो ऑब्वियस है एक माइनस साइन आएगा, रेट में एक माइनस साइन आ जाएगा। तो आप जानते हैं रेट कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, इसके वजह से क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में एक माइनस साइन ऑलरेडी लिया जाता है, ताकि जो माइनस आने वाला है उसको माइनस करने की वजह से माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाए। इसी की वजह से इसको लिखते हैं माइनस dA/dt, है ना, और दैट इक्वल्स टू ये प्रोडक्ट है। अगेन यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 होगा, और यहाँ ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए तो कंसंट्रेशन 0 था, बढ़ा ही कुछ है, जैसे कि यहाँ x हो गया तो a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स a से कम होगा, लेकिन x ऑब्वियस सा बात है 0 से ज़्यादा है। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब पॉजिटिव वैल्यू आने वाला है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो ऑब्वियस सा बात है r इक्वल्स टू दिस मच। ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिया गया है, उसमें से लिखा गया r इक्वल्स टू माइनस dA/dt, r इक्वल्स टू माइनस 1/2 dB/dt। ऑप्शन थर्ड है r इक्वल्स टू 1/3 dA/dt, एंड ऑप्शन फोर्थ है r इक्वल्स टू माइनस 1/3 dA/dt। तो माइनस तो लगेगा ना, तो माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 14 के लिए है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस, ये अभी जस्ट बताए थे, अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज डैश ऑर्डर, आंख बंद करके बताना है सेकेंड ऑर्डर, है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अभी देखे थे CH3COO C2H5 है प्लस क्या NaOH, जो भी निकलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, ऑर्डर कितना होगा 1 + 1 = 2। ये ऑप्शन थर्ड में सेकंड है, तो आराम से एकदम मार दीजिए बिंदास होके, है ना। ओके देन योर 16 नंबर क्वेश्चन, टारगेट है 30 क्वेश्चन एकदम करना है आपका। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा ज़्यादा क्वेश्चन करने से। 30 क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्टअप करते हैं। जब भी समय हो आपका, आप इसको देखें वीडियो और इस रिवीजन का मज़ा लें। देन क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि इन ए केमिकल रिएक्शन पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है। ऑप्शन ए है लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, है इंक्रीजेस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ द अबव। तो अभी जस्ट मैंने बताया ना एक कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ए से बी में कन्वर्ट होगा, और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, थ्रेशोल्ड को घटा देता है ना। तो लोअर्स द थ्रेशोल्ड को घटाया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया वो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ। तो अब जब पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है वी हैव टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। जब यहाँ तक जा रहे थे अब यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो क्या होगा ऑप्शन लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें क्लिक करेंगे। क्लियर है ये बात। देन क्वेश्चन नंबर 17, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। उसके पीछे का रीज़न क्या है, ऑप्शन बोल रहा है डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के हिसाब से तो कोई भी मतलब नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है तो वो आपका रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी से उसका कोई भी लेन देन नहीं है, बिकॉज टेम्परेचर जो है वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है, रिएक्शन एक इंटरनल फैक्टर है। जब कैटलिस्ट एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तब वो रिएक्शन को इंटरनली उसका एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा रहा है, बट टेम्परेचर इज द एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी चीज़ है वो, तो रिएक्शन का कुछ थोड़ी चेंज करने वाला है। तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी होगा नहीं। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी का ऑप्शन ही हटा देना, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हाँ कोलिजन बताए थे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी
बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तब घमासान होना ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स होगा। जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा रिएक्टेंट्स का, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग होगा ऑब्वियस सा बात है उतना ही जल्दी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट। सो आंसर इज थर्ड, इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, देन नंबर 18, नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, इफ द ग्राफ बिटवीन t half and initial concentration is horizontal line, the order of the reaction। बोल रहा है ग्राफ बनाइए। अब ग्राफ में t हाफ ले लीजिए और इनिशियल कंसंट्रेशन ले लीजिए, और ये जो है ये कौन सा ऑर्डर है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ये, वर्टिकल मतलब सीधा। तो ये कौन सा ऑर्डर का है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो देखिए अगर ये सब ग्राफ के लिए थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज वगैरह याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके कोर्स में तो जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है, तो अमूमन मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होगा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से आ सकता है। ऐसा बोला नहीं जा सकता, चेंज भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपका आंसर क्या हो, जीरो हो या फर्स्ट हो, क्योंकि कोर्स में तो जीरो पढ़ना है और फर्स्ट पढ़ना है। अगर उसके अलावा क्वेश्चन आता तो मे बी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए जो के का एक्सप्रेशन है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये रेट एक्सप्रेशन है। और उसके बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, राइट। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे टी हाफ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे टी हाफ के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का एक्सप्रेशन आप निकाल के दे सकते हैं। ये ए नॉट की जगह क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू हो जाएगा, और एक्सप्रेशन आप निकाल के देखेंगे तो ए नॉट बाई टू के आ जाएगा। कैसे आ रहा है ये भी मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को कि के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए बाई टू है, मतलब सॉरी टी है, तो ए नॉट माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई टू बाई टी। टी यहाँ पे क्या जाएगा, ए नॉट बाई टू टी आया, और ये इधर टी चला आएगा, ये टी हाफ हो जाएगा, तो टी हाफ इधर चला गया, तो ए नॉट बाई टू के, दिस इज द एक्सप्रेशन। उसी तरीके से इसका तो निकाल चुके हैं, के इक्वल्स टू 0.693 बाई, इस इधर ले लेते हैं, टी हाफ इक्वल्स टू के, है ना। इसको अगर ऐसे लिखें टी इक्वल्स टू के, इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब टी हाफ बढ़ेगा, ए नॉट बढ़ेगा, टी हाफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ए नॉट बढ़ने से सॉरी टी हाफ बढ़ने से या फिर ए नॉट बढ़ने से टी हाफ के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पे देखिए टी हाफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं, टी हाफ बढ़ते जा रहा है। हाँ, इतना समय में ए नॉट यहाँ पे जितना अमाउंट था, अब टी हाफ बदलते जा रहा है, इसका भी एक्सप्रेशन क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा। विथ चेंज इन हाफ लाइफ पीरियड द इनिशियल कंसंट्रेशन रिमेन्स द कांस्टेंट। तो वो किसके लिए होगा, ऑब्वियस सा बात है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 18 नंबर क्वेश्चन। ओके, देन होपफुली आप लिख चुके होंगे इसको। देन 19 number question, the half life period of a reaction increases, the half life period of a reaction increases with increase in initial concentration of the reactant। बोल रहा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज करता है इनिशियल कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से। वो ऑब्वियस सा बात है, अभी देखें टी हाफ इक्वल्स टू ए बाई टू के नॉट, ए बढ़ेगा तो टी हाफ भी
बढ़ेगा। वो कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऑप्शन जो है आपका जीरो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उसमें से जीरो ऑर्डर आ जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 20, इंक थोड़ा ख़त्म हो रहा है, पेन चेंज करने का समय आ गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 6.39 सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है रेट कांस्टेंट कितना होगा। जीरो ऑर्डर के लिए जान रहे हैं आप टी के इक्वल्स टू 0.693 बाय टी हाफ। इसका मतलब 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ कितना है? 6.93। दैट इम्प्लाइज 0.693 डिवाइडेड बाय, अगर इसको 0.693 में कन्वर्ट करें तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10, है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब इतना आएगा। अब ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया तो 1/10। नीचे इसका यूनिट क्या था? सेकेंड में, तो इसका आ जाएगा सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, के का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इन्वर्स होता है। इसका मतलब 0.1 सेकेंड इन्वर्स। तो ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन है जो कि 0.1 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 21, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% of a first order reaction is dash times its half life period। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन करवाना इम्पोर्टेंट भी था। देखिए कैसे करते हैं इसको। सी बोला जा रहा है सबसे पहले देखते हैं ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। हाइपोथेटिकल मान लीजिए जब समय जीरो था इसका कंसंट्रेशन ए मान लीजिए, तब तो ये जीरो होगा, है ना। और ये जब टी 50% ले लेते हैं ना, टी 50% लेंगे तो ये a/2 होगा, ये ऑब्वियसली a/2 होगा, तो ये a - a/2 होगा। ये पूछा जा रहा है टी 99.9%, तो टी 99.9 टाइम में मतलब जितना भी अमाउंट होगा उसका 99.9% कंप्लीट हो चुका होगा, तो वो प्रोडक्ट में जा चुका होगा। तो बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? 100 - 99.9 0.1% बचा हुआ है। यहाँ पे कितना बचा है? 0.1% ऑफ ए बचा हुआ है। यहाँ पे कितना पहुँच गया? 99.9% ऑफ ए चला गया, ठीक है। तो 0.1% ऑफ ए का मतलब क्या है? 0.1 ए डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को डिवाइड करने के लिए 100 डिवाइड करना पड़ता है। तो 1/10 × 100 मतलब 1000, मतलब a/1000। मतलब इतना समय में अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए प्रेजेंट होता तो फाइनली जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा वो a/ आपका 1000 हो रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है इसका हाफ लाइफ के साथ कैसा रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आप जान रहे हो 0.693/k, इसको याद रखिए। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है। k = 2.303, यहाँ पे k लिख देते हैं, ठीक है। t 99.9%, क्या बोला जा रहा है? लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन 2.303/k। k आपका क्या है? यहाँ पे k देखिए, k = कितना है? 0.693/t हाफ, है ना। तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे 0.693/t हाफ इंटू लॉग ए नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? a है। फाइनल कंसंट्रेशन कितना है? ये वाला a/1000, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, t 99.9
9% इक्वल्स टू 2.303 बाय, ये ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, ठीक है। इधर 2.303, इधर है 0.693, टी हाफ को उधर मल्टीप्लाई करना है, इधर लिख देते हैं टी हाफ, है ना, इनटू लॉग ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में 10 का पावर 1000 मतलब 10 का पावर 3। अब 10 का पावर 3 है तो 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इंटू 2.303 बाय 0.693 लॉग 10 1 होता है, ये पता है बचपन से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन टी 99.9%। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं कितना आता है आपका। 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 0.693 दैट इक्वल्स टू 9.96, दिस मच, देख रहे हैं 9.96। सो दिस इज अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स और नॉट। तो टी 99.9% इज इक्वल्स टू, टी हाफ को क्या लिख सकते 50%, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, ऑलमोस्ट दिस इज 10 टाइम्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार। ओके, सो ये हो गया 21 नंबर क्वेश्चन, और आज के लिए 9 क्वेश्चंस हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Okay, now the question number 22, the slope of a graph plotted between log 10k base 10k and 1 by t for first order reaction is options। अच्छा देखिए, ये एक्चुअली ग्राफ जो है वो आपका, जो सवाल पूछा जा रहा है वो आपका आर्हेनियस इक्वेशंस है। तो आर्हेनियस इक्वेशन को जानते हैं आप, माइनस ई ए बाय ए, ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी है। अगर दोनों तरफ लॉन लगाया जाए तो लॉन के इक्वल्स टू लॉन ए माइनस लॉन, और इसको एंटी लॉग, ये एंटी लॉन में माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ई ए बाय आर टी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 2.303 log k equals to 2.303 log a minus EA by RT, that implies थ्रू आउट, मान लीजिए 2.303 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा log k, यहाँ पे भी क्या बच जाएगा log a बचेगा, माइनस EA बाय 2.303 RT बचा। इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं, log k इक्वल्स टू, देखिए माइनस 2.303 R 1 बाई टी प्लस लॉग ए बचा। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। देखिए पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है लॉग बेस 10 के। तो ये क्या है, लॉग बेस 10 के वर्सेस 1 बाई टी। तो आप जानते हैं फर्स्ट, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में इधर x होगा और इधर आपका y होगा, है ना। अब y होने के बाद में यहाँ पे ये जो स्लोप है, ये इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट। मतलब यहाँ पे कहीं पे कटा होगा, पॉजिटिव में दिया गया है तो ऊपर में कटेगा, अगर नेगेटिव दिया होता तो इसके नीचे में काटते, ऊपर में काटे। और स्लोप नेगेटिव बोल रहा मतलब नीचे जाएगा, ऐसे करके जाएगा। तो स्लोप का वैल्यू कितना हुआ, माइनस ए बाय 2.303 आर। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये देखिए, ये आर्हेनियस इक्वेशन भी रिवीजन हो गया आपका एकदम। एक एक क्वेश्चन से देखिए आपका लॉन्ग जो भी आपका एक्सप्रेशंस वगैरह है सारा का सारा
कंप्लीट हो जा रहा है। होपफुली ये चीज़ क्लियर होगा और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरीके से मैनेज करते हैं वो करेंगे। और भी एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट वीडियो लूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन माइनस एम एक्स माइनस सी एम एक्स माइनस सी अलग अलग एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ओके, इरेज कर रहा हूँ मैं। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। हाफ लाइफ पीरियड तो अब जान रहे हैं, टी हाफ इक्वल्स टू ए बाय 2 के। एकदम याद कर लेना ये सब एक्सप्रेशन को एकदम, हाँ, सोते जागते एकदम एक्सप्रेशन वगैरह दिखना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका थर्ड में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन क्या है, 2a + 3b गिव्स यू प्रोडक्ट, ये देता है, और रेट ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू a इज r1 और b के साथ r2 है। तो मान लीजिए अगर इसको एक्सप्रेशन किया जाए तो r इक्वल्स टू -1/2 या फिर 1/2 माइनस dA/dt बोला जाएगा, और ये 1/3, सॉरी ये तो b है, ये b है सॉरी, और ये है माइनस dB/dt है। अब देखिए बोल रहा है कि ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए है ये r1 है, तो 1/2 r1, और विथ रेस्पेक्ट टू b कितना है, r2 है। इट मीन्स व्हाट, अब ये 2 इधर 3 इधर, तो 3r1 इक्वल्स टू 2r2, काम खत्म हो गया ना, एकदम बढ़िया। ऑप्शन डी में दिया गया है 3r1 इक्वल्स टू 2r2, काम खत्म हो गया अपन का, है ना। उसके बाद ऑप्शन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ कितना है, 10 मिनट है। बोल रहा है कि 40 मिनट के बाद में ये जो अमाउंट यहाँ पे बचने वाला है वो कितना बचने वाला। तो मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए ले लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए आपका कुछ भी दे रहा है और उस समय इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो ऑब्वियस सा बात है हाफ लाइफ पीरियड जब होगा तो a/2 हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे जितना भी हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थोड़ा देर पहले पढ़े ना, टी हाफ इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू टी हाफ इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू टी हाफ इक्वल्स टू 3। हर हाफ लाइफ पीरियड सेम होता है। कैसे ना, हाफ लाइफ पीरियड का एक्सप्रेशन देखें 0.693/k, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब सारा का सारा हाफ लाइफ पीरियड सेम है। तो डोंट यू थिंक 10 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 30 आएगा, 30 के बाद 40 आएगा, तो 0 से लेके 10 तक a/2 आया, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40। तो यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो a/4 हो जाएगा, इसका आधा। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो a/4, सॉरी a10 से 0 a/2, उसके बाद जाके आधा हो गया, उसके बाद जाके फिर से इसका आधा, a/2 का स्क्वायर, 0 10 20 30 40, यहाँ से a से लेके a/2 होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ से लेके a से a/2, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो a/2 का होल 2, मतलब कितना a/4, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो a/8 हो जाएगा, और यहाँ जाएंगे तो a/16 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में आपका ये आ जाएगा 25 का सी ऑप्शन, a/16। होपफुली ये कॉन्सेप्ट वगैरह आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन, एक कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है किसके ऊपर में। ऑप्शंस आर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन के ऊपर में, तो ऑब्वियस बात है फॉरवर्ड रिएक्शन को तो बढ़ाता है या घटाता है, रेट ऑफ द रिएक्शन को घटाता, तो इफेक्ट तो कर रहा है।
ऑप्शन बी है हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर में कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं करता। मैं बताता हूँ कैसे। एक्टिवेशन एनर्जी को तो कैटलिस्ट बढ़ा रहा घटा रहा, थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा रहा घटा रहा, लेकिन हीट ऑफ द रिएक्शन को किस तरीके से वो कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। देखिए मैं बताया था ये जो एनर्जी डिफरेंस है ए है और ए बी है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसी को बोला जाता है हीट ऑफ द रिएक्शन। तो बात ये है कि अगर मान लीजिए ये नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करें या फिर पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ करें, अब देखिए ए का एनर्जी जितना और बी का एनर्जी जितना उतना ही हो रहा है ना, तो डिफरेंस उनके बीच में सेम ही आने वाला है। यहाँ पे सिर्फ ये इतना था, यहाँ आया कैटलिस्ट यूज़ करने की वजह से, लेकिन एक रिएक्टेंट एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड, उनका एनर्जी तो सेम होगा। हाँ, बीच में कोई भी एनर्जी चेंज हो जाए तो ये जो अमाउंट होगा वो सेम ही होगा, इसके ऊपर में कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकता। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 27 नंबर क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्या होगा? यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट के लिए, के का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं R इक्वल्स टू के, ए का पावर 2, हाँ, के इक्वल्स टू R बाय ए का पावर 2, दैट इम्प्लाइज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। हाँ, यहाँ पे मोल लीटर इनवर्स का पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या बचा? मोल लीटर इनवर्स का पावर -1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या बच गया? मोल पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन आपका थर्ड में है। तो इसको इस तरीके से करेंगे, होपफुली ये बात क्लियर होगा सभी को। देन क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30, बस इतना ही आपका आज का सेशन। 28 जो है वो बोल रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट का ऑर्डर कौन सा? अभी बताए थे जस्ट थोड़ी देर पहले। ये कौन सा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर लाइट नहीं होगा तो रिएक्शन में कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ा दीजिए घटा दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट मीन्स इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज डैश ऑर्डर। केन शुगर मतलब आपका सुक्रोज हो गया, C12H22O11 सुक्रोज का इन्वर्जन हो, ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर है। या फिर हाइड्रोलिसिस भी बोला जाए, अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे C6H12O6 आएगा प्लस C6H12O6 आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन है आपका, एक ग्लूकोज आता है और एक फ्रुक्टोज आता है। ये हाइड्रोलिसिस हो या फिर इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो या फिर सुक्रोज दिया हो, तो सारा का सारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या है। ये भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से रिलेटेड है, मतलब याद करने वाला चीज़ है। यहाँ पे कोई भी लॉजिक काम नहीं करने वाला है ना। बोला जा रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू Br2। एक रिएक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, H2 + Br2 गिव्स यू 2 HBr। अब बोल रहा है कि Br2 के विथ रेस्पेक्ट से ऑर्डर बताइए, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसका जो है एक्सप्रेशन H2 टू द पावर 1 है और Br2 टू द पावर हाफ है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाला जाए, ओवरऑल रिएक्शन निकाला है तो 1 + हाफ मतलब 3/2 होगा। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू Br2 बोला गया है, दैट्स वाई ऑर्डर विल बी विथ रेस्पेक्ट टू Br2 इज हाफ। सो ये आपका ऑप्शन सी में आएगा। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो होपफुली आज का जो सेशन है वो आपको मज़ा आया होगा और जो भी रिवीजन का चीज़ है वो आज से क्लियर हो पाया होगा। केमिकल काइनेटिक्स के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन करवाना बाकी है, लेकिन आज के लिए इतना रहने दे देते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप अपना तैयारी बहुत बढ़िया से करते रहिए। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन हो सके मैं उतना क्वेश्चन करवा के आपके लिए, जो भी लास्ट टाइम जो प्रिपरेशन में जो दिमाग में आता है कि ये याद नहीं है, वो याद नहीं है, वो कोई भी दिक्कत आपको ना हो, मेरे तरफ से पूरा कोशिश है। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।